क्लास 12 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग सेकंड पेपर का चैप्टर 5 के प्रश्नों को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत बचत की प्रवृत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब अगर हम 10 रुपया कमाए हैं और उसमें से 4 रुपया का खाए हैं, तो आय और जो उपभोग में संबंध होता है उसको हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, लेकिन इसके अंतर को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब आय का वह भाग जो हम उपभोग पर खर्च करते हैं उसके अंतर को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग इसको याद करेंगे। ये फॉर्मूला है MPC बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, तो परिभाषा को हम लोग बोलेंगे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ हम लोग तालिका से समझेंगे। यहाँ आय दिया हुआ है 100, 200, 300, 400 और उपभोग दिया हुआ है 100, 190, 275, 355। अब हम लोग MPC निकालेंगे। तो MPC कैसे निकालेंगे? तो शुरू वाला घर खाली। अब 190 में 100 को घटा देंगे और यहाँ 190 में 100 को घटाएंगे तो डेल्टा सी प्राप्त होगा जो यहाँ रखेंगे, और 200 में 100 को घटा देंगे तो 100 होगा। तो 90 बटा 100 भागा देंगे तो 0.9 आएगा। इसी तरह 275 को 190 में घटा के डेल्टा सी ज्ञात करेंगे और 300 में 200 घटा के डेल्टा वाई प्राप्त करेंगे, और जब दोनों को आपस में भागा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो आय का वह भाग जो हम लोग उपभोग पर खर्चा करते हैं और आय का वह भाग जो हम लोग बचाते हैं वो बचत हो जाता है। तो कीजर के अनुसार सीमांत बचत प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। बचत प्रवृत्ति का परिभाषा हम लोग याद करेंगे। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तालिका से हम लोग समझ सकते हैं। तो आय दिया हुआ है, बचत दिया हुआ। बचत मतलब है कि 10 रुपया हम कमाए, 3 रुपया का खाएं तो 7 रुपया बचत है। तो यहाँ पर 80 में 20 को घटाएंगे तो 60, और यहाँ 200 में 100 को घटाएंगे तो 100। तो 60 भागा 100 बराबर 0.6 प्राप्त होगा। इसी तरह इसको भी घटा के निकाल लेंगे। तो यही दोनों में अंतर है कि आय का वह भाग जो हम उपभोग पर खर्चा करेंगे उसका माप हम लोग उपभोग प्रवृत्ति से करेंगे, और जो उपभोग पर खर्चा ना करके बचाएंगे जो पैसा वो बचत प्रवृत्ति कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आय एवं रोजगार को निर्धारित करने वाले विभिन्न विधियों की विवेचना करें। तो अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार को निर्धारित करने की 2 विधियां हैं। पहला है समग्र पूर्ति, समग्र मांग दृष्टिकोण जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें AS बराबर AD होता है। और दूसरा है बचत बराबर निवेश दृष्टिकोण, जिसमें S बराबर I होता है। तो AS बराबर होता है I बराबर होता है C प्लस S, और AD मतलब समग्र मांग बराबर होता है I मतलब Y बराबर इसका फॉर्मूला होता है C प्लस। संतुलन तब होगा जब AS बराबर AD होगा। तो AS बराबर जब हम AD करेंगे तो मेरा हो जाएगा AS का मान। तो AS का मान कितना है? C प्लस S। यहाँ C प्लस S लिखेंगे, बराबर का बराबर देंगे। AD का मान है C प्लस I, यहाँ C प्लस I बैठा देंगे। तो ये संतुलन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर C क्या है? उपभोग, S है बचत, C उपभोग व्यय और I है निवेश व्यय। C प्लस S को हम लोग कहेंगे समग्र पूर्ति मतलब AS, और C प्लस I को कहेंगे समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड AD। देख रहे हैं इसमें Y अक्ष पर विनियोग इधर एग्रीगेट डिमांड को लिया गया है और X अक्ष पर आय, उत्पादन और रोजगार है। ये AS समग्र पूर्ति की रेखा और ये AD है समग्र मांग की रेखा, और ये विनियोग की रेखा जो स्थिर है। संतुलन कहाँ हो रहा है? जहाँ पर AS और AD आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ बराबर हो रहा Q बिंदु पर। और दूसरा चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये विनियोग की रेखा है और ये बचत की रेखा है। जहाँ पर AS और AD बराबर होते हैं ठीक वहीं पर बचत और विनियोग भी बराबर होते हैं। तो इससे हम लोग को चित्र में AS और AD तथा I और S एक साथ संतुलन को दिखलाया गया है। Q बिंदु संतुलन बिंदु जहां AD बराबर AS और S बराबर I है। OL आय, उत्पादन और रोजगार का संतुलन स्तर है।
एएस और एडी की समानता में ही एस और आई की समानता निहित है। मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति के संतुलन में ही बचत और विनियोग का संतुलन समाहित है, या बचत और विनियोग के संतुलन में समग्र मांग और समग्र पूर्ति की संतुलन समाहित है। अगला क्वेश्चन, अधिक मांग किसे कहते हैं? उत्पाद तथा कीमतों पर इसका प्रभाव कैसे होता है? तो अधिक मांग वह स्थिति जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से अधिक होता है। नाम से ही पता चला अधिक मांग, मतलब बाजार में पूर्ति कम और मांग अधिक है तो उसको हम लोग अधिक मांग कहेंगे। तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा एडी ग्रेटर देन एएस, मतलब समग्र मांग अधिक होगा समग्र पूर्ति से। अधिक मांग या स्फीतिक अंतराल वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में बिना वृद्धि हुए व्यय में वृद्धि हो जाती है। मतलब लोगों के पास आय बहुत होता है और वो क्या करते हैं, खर्चा ज़्यादा करने लगते हैं। खर्चा ज़्यादा करने मतलब है कि मांग को बढ़ाने लगते हैं। यह वह स्थिति जिसमें उपलब्ध साधनों में बढ़ते दबाव के कारण उत्पादन लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब क्या होता है कि जब सामान ज़्यादा आदमी मांग करने लगता है तो सामान की पूर्ति करने के लिए उत्पादक लोग साधन को खरीदना चाहते हैं, और साधन को पर जब ज़्यादा उसका मांग होने लगेगा साधन का तो उसका कीमत बढ़ने लगेगा, मतलब लागत में वृद्धि होगी। इसके अनुसार अंतिम वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है और अर्थव्यवस्था मजदूरी कीमत जाल की स्थिति में चली जाती है, जहाँ कीमत बढ़ने से मजदूरी बढ़ने की प्रवृत्ति और मजदूरी बढ़ने से कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति नजर आती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग अधिक मांग। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्थव्यवस्था में आय 2000 करोड़ रुपये है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी बराबर 0.75 है तो 200 करोड़ रुपये के निवेश की वृद्धि करने पर कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी क्या होगी? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं आय कितना है 2000 करोड़, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75, अब विनियोग कितना हो रहा है, निवेश 200 करोड़। तो हम लोग को निकालना है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। तो पहले हम लोग गुणक को निकालेंगे। गुणक का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी, 1/1 माइनस एम पी सी का जगह 0.75 बैठाएंगे, फिर ये दोनों को घटा देंगे तो 0.25 आएगा। अब यहाँ से अगर हम 0.25 पास 1/0.25 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, अब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो 25 चौके 100। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई, तो राष्ट्रीय आय मेरा कितना है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है। के मेरा है 4 और डेल्टा आई है 200 करोड़, तो 4 गुने 200 करेंगे तो 800 करोड़ रुपये हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि आय स्तर 1000 करोड़ रुपये तथा एमपीसी 0.50 है तो 200 करोड़ रुपये निवेश की वृद्धि करने पर अर्थव्यवस्था की आय में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ आय मेरा 1000 है, एमपीसी 0.50 है और डेल्टा आय 200 करोड़ रुपया। तो के का मान हम लोग निकालेंगे 1/1 माइनस एम पी सी, 1/1 माइनस एम पी सी का मान 0.50 या 0.5 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.5, मतलब एक में 0.5 को घटाएं तो 0.5। अब नीचे से पॉइंट में से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो के लिख ला। कुल आय में वृद्धि हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर के का मान 2 लिख ला और डेल्टा आय का मान 200, गुना करेंगे तो 400 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने विभिन्न उपायों का वर्णन करें, या निवेश के निर्धारण के तत्व का वर्णन करें, या फिर निवेश को समझाने के तत्व का वर्णन करें। इतना तरीका से क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर है निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के विभिन्न उपाय निम्नलिखित है। प्राप्त आय अथवा प्रत्याशित प्रतिफल, निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह केवल तभी किया जाएगा यदि इससे अतिरिक्त आय होगी। उत्पादक अधिक आय तथा पैदा करेंगे जब वे अधिक मात्रा में बेचने में सफल होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो। मतलब कोई भी आदमी निवेश कब करेगा या सामान कब बनाए, जब उसका मांग होगा बाजार में। अगला है निवेश की लागत, इसके दो भाग है, प्लांट साज सामान की लागत जिसे प्लांट की पूर्ति कीमत भी कहा जाता है, और बी प्लांट में साज सामान को खरीदने हेतु उधार ली गई राशि पर ब्याज की दर कम हो। मतलब ये दोनों अगर कम होगा, मतलब ब्याज की दर अगर कम होगा तो आदमी विनियोग करेगा। मतलब लागत और ब्याज की दर दोनों कम होना चाहिए जिससे निजी निवेश बढ़ेगा।
व्यवसायिक आशाएं, भविष्य में लाभ कमाने के लिए वर्तमान में किया गया वह ही निवेश है, किंतु भविष्य अनिश्चित है, यही व्यवसायिक आशाओं का महत्व है। तेजी की आशाएं निवेश को बढ़ाएगी। अगर व्यापारी लोग को लगता है कि हमको फ़ायदा होगा निवेश करने से, तो वो क्या करेंगे, निवेश को बढ़ाएंगे। और उसको लगेगा कि भविष्य में अगर हम लगाते हैं पैसा डूब जाएगा मेरा, तो फिर निवेश करने से डरेंगे, जिससे निजी निवेश कम होगा। केन्स की क्या मान्यताएं थी? तो पहला है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए, मतलब एमपीसी स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा, स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन होना चाहिए। स्वायत्त विनियोग मतलब जिसको हम लोग जी कहते हैं, मतलब जो सरकार करता है, बिना लाभ के उद्देश्य से किया गया विनियोग स्वायत्त विनियोग कहलाता है। चूंकि आय बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है, अतः बाजार में उपभोग वस्तुएं उपलब्ध रहनी चाहिए। अगला है मान्यता, विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य उत्पादन के साधन उपलब्ध रहने चाहिए और कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निवेश मांग फलन क्या होता है? तो निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीनों, कारखानों, मकानों आदि में वृद्धि की जाती है। इसके द्वारा उत्पादकों के पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, अतः इसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह आय रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश का व्यवहार है। किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।